संगवारी हो। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, आज के समाचार आप मन के सम्मुख लेकर के हाजिर हुए हूँ। ज्यादा समय नहीं लग, सीधा समाचार में आबो। काबर की जितना है समाचार वो काम के घलो है और कुछ एकदम नया जानकारी आज आप मन करा साझा करवैया हूँ। तब भाई हिंदी में आत हो और शुरू करत हो। पहला समाचार, अशासकीय विद्यालय फीस विनिमय अधिनियम। इसके बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं और अभी एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे। अशासकीय विद्यालयों के फीस पर लगाम लगाने के लिए या नियंत्रण लगाने के लिए एक विधेयक पास कराया गया था अभी, जिसमें राज्यपाल महोदया के हस्ताक्षर होने के बाद इसे अब कानून का दर्जा मिल गया है। राजपत्र में इसे प्रकाशित भी कर दिया गया है और इसके अनुसार जितने भी निजी कॉलेज होंगे, विद्यालय होंगे, माफी चाहूंगा, चाहे वो कोई भी संस्था संचालित करती हो, अगर वो गैर सरकारी है तो उसके फीस का नियंत्रण या नियमन एक समिति करेगी। ये समिति बहुत अलग अलग तरह के सदस्यों को लेकर के बनाई जा रही है। इस समिति में जहां एक शासकीय स्कूल के व्याख्याता मौजूद रहेंगे, इसके अलावा जो पेरेंट्स हैं उनके भी कुछ जो लोग हैं वो शामिल किए जाएंगे। एक शिक्षाविद होंगे, एक कानून के अच्छे जानकार व्यक्ति इसमें शामिल होंगे और एक ट्रेजरर होंगे, यानी जो कि खजाना विभाग जो देखते हैं उस भाग से एक जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा। यानी अगर मैं सरल शब्दों में आपको बताना चाहूं तो एक ऐसी संस्था बन रही है जिसमें ये सारे लोग मौजूद हैं, व्याख्याता, कोषालय अधिकारी, शिक्षाविद, कानूनविद और पेरेंट्स। इनको मिलाकर के एक ऐसी कमेटी बनाएगी जो कि ये नियंत्रण करेगी कि निजी स्कूल बहुत ज्यादा फीस ना ले सकें। इस पर कई मायने या मापक देखे जाएंगे, जैसे कि पिछले सत्र में कितनी फीस थी, शिक्षा में क्या बदलाव आया है और उसके लिए कितनी फीस हो सकती है। तो जो एक्स्ट्रा फीस वसूली की जाती थी निजी विद्यालयों के द्वारा वो बंद हो सकेगी। तो एक अच्छी पहल है और इससे लाभ जो होगा 6,822 प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले लगभग 10 लाख छात्रों को। आपके भी जान पहचान में या परिचित में हो सकता है आपके अपने बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हों और उन्हें यह सुविधा हो रही होगी फीस की, उनके परिवारजनों को। तो अब जो है एक कमेटी बनेगी जो इस पर निर्धारण करेगी। अच्छी पहल है और हर राज्य में इस तरह से होना चाहिए। फिर बात करते हैं जे.आर. दानी स्कूल की। तो एक कायाकल्प जो योजना है उसके तहत जे.आर. दानी स्कूल को हाईटेक किया जा रहा है। इसकी नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। ये नई बिल्डिंग बहुत ज्यादा आधुनिक होगी, पूरी तरह से सर्व सुविधा संपन्न जिसे कहते हैं वो होगी। वैसे ये बता दें जे.आर. दानी स्कूल रायपुर में है और महात्मा गांधी जी की छत्तीसगढ़ यात्रा से भी इसका जो है संदर्भ जुड़ा हुआ है। दूसरी बार आए थे महात्मा गांधी जी, तब जे.आर. दानी स्कूल से लेकर के बूढ़ा तालाब के किनारे मौजूद जो रविशंकर शुक्ल जी का निवास स्थान था वहां तक एक रैली निकली थी और गांधी जी पैदल चलते हुए वहां से आए थे। कहते हैं इतना फूलों से लद गए थे कि पहचान पाना मुश्किल था कि गांधी जी कहाँ हैं और वो फूलों का ढेर कहाँ है। तो ये जो दानी स्कूल है ऐतिहासिक भी रहा है, अब गर्ल्स स्कूल है, अब इसका कायाकल्प हो रहा है 5 करोड़ की लागत से। योजना भी कायाकल्प योजना है। 4 मंजिला भवन बनेगा, इसमें स्मार्ट क्लासेस बनाई जाएंगी। हर मंजिल पे कम से कम 6 स्मार्ट क्लासेस बनाई जाएंगी जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी आदि सब कुछ होगा। हाईटेक प्रेजेंटेशन होगा। इसके अलावा ग्रीन बोर्ड वगैरह जो है वो प्रयोग किए जाएंगे। सीसीटीवी कैमरा पूरे कैंपस में लगा होगा। हाईटेक लेबोरेटरी और लाइब्रेरी जैसी सुविधा से संपन्न किया जाएगा जे.आर. दानी स्कूल को। तो अच्छी पहल है एक और। तो अब बात करते हैं अगली न्यूज पर, हसदेव बांगो बांध से जुड़े हुए एक समाचार की। ये भी छत्तीसगढ़ के लिए एक खुशखबरी है। इस साल जिस तरह से बारिश पड़ी उस कारण से, और यूं कहें कि उद्योग इस समय ज्यादा संचालित नहीं हुए इस दौर पे, इसलिए उस जल का भरपूर उपयोग हो सका और हाइड्रल पावर जिसे जल विद्युत कहते हैं वो निर्माण हो सका। इस साल हसदेव बांगो बांध परियोजना के द्वारा 10 लाख यूनिट विद्युत का उत्पादन अब तक हो चुका है, जो कि इस सत्र के लिए रिकॉर्ड है। अगर इसको हम देखें 318.2 मिलियन मीट्रिक मिलियन इतना था। 10 लाख यूनिट विद्युत उत्पादन, 318.2 मिलियन जो है यूनिट का उत्पादन कर चुकी है। 2008 में इससे पहले लगभग 200 कुछ जो मिलियन यूनिट था उसका उत्पादन था, अभी लगभग दुगना हो चुका है। यानी कि अच्छा परफॉर्मेंस रहा हसदेव बांगो जो बांध परियोजना है जल विद्युत वाली। कहां पर है अगर आप ये क्वेश्चन याद करना चाहें तो माचा डोली करके जगह है। एक और फैक्ट भूगोल के नजरिए से आपको याद करना चाहिए, हसदेव बांगो परियोजना में
जल विद्युत कहाँ उत्पादन किया जाता है? माचाडोली नाम की जगह पर। और एक चीज और जानना चाहिए कि 120 मेगावाट उत्पादन क्षमता है इसकी, 40-40-40 की 3 यूनिट लगी हुई है, ये आप शायद जान रहे होंगे। तो अब बात करते हैं गंगरेल की, जो दूसरी एक और हमारी परियोजना है जिसमें अगेन 10 मेगावाट उत्पादन क्षमता के साथ उत्पादन किया जाता है। ये भी इस साल सक्सेसफुली 16 मिलियन यूनिट का उत्पादन अब तक कर चुका है और भी उत्पादन करेगा आगे। गंगरेल यानी जो पंडित रविशंकर शुक्ल जलाशय परियोजना है धमतरी वाली। उसके अलावा सिकासार परियोजना, सिकासार परियोजना में भी उत्पादन जो है वो बेहतर देखने को मिला, 8 मिलियन यूनिट का उत्पादन देखने को मिला है। वैसे सिकासार की क्षमता बहुत ज्यादा नहीं थी, लगभग 3 मेगावाट उत्पादन क्षमता रही है इसकी, लेकिन अब एक अच्छा खासा आप उत्पादन देख पा रहे हैं। इसके अलावा मिनी हाइडल कोरबा, कोरबा में ही मौजूद हसदेव वाले परिसर पे ही, उसमें 3.1 मिलियन यूनिट का उत्पादन ऑलरेडी हो चुका है अब तक। तो ये छत्तीसगढ़ के लिए एक अच्छी खुशखबरी है, आप भी याद रखें। फिर बात करते हैं नए कृषि भवन की। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के भीतर एक नया कृषि भवन निर्मित किया जा रहा है। ये नया कृषि भवन जो होगा ये नवा रायपुर यानी अटल नगर नवा रायपुर में स्थापित किया जाएगा। और इस कृषि भवन की बात करें तो सारे के सारे कृषि से जुड़े हुए जो विभाग हैं वो सभी इस भवन के भीतर मौजूद होंगे। फिर चाहे वो मत्स्यिकी हो, डेयरी उद्योग हो, पशुपालन हो, इसके अलावा और भी जो कृषि से उर्वरक है या कृषि यंत्र है या जैविक कृषि है, इन सारी चीजों, उद्यानिकी है, इन सारी चीजों से जुड़ी हुई हर चीजें आपको कृषि भवन में मिलेंगी। वहीं जानकारी होगी, वहीं सबका ऑफिस होगा, नवा रायपुर अटल नगर। इसके लिए सेक्टर 24 में एकात्म पथ जो है उसके पास 5 एकड़ लगभग जमीन अधिकृत की गई है। और एक चीज और जाननी है कि इसकी आधारशिला राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर के दिन मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा रखी जा रही है। तो ये नया कृषि भवन आपको जरूर याद रखना चाहिए, आने वाले एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं देवरहा स्वान मंदिर की। देवरहा स्वान मंदिर बालोद में है। अब ये बालोद कहें या इसे बलौदा कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। बलौदा एक पंचायत क्षेत्र है, ग्राम पंचायत क्षेत्र, और जिला जांजगीर चांपा में आता है। बलौदा बाजार मत चले जाना। तो बलौदा पंचायत क्षेत्र, जिला जांजगीर चांपा में देवरहा स्वान मंदिर 1617 ईस्वी का बना हुआ एक पुराना मंदिर है, जो उस समय के मालगुजार अंग्रेजों के द्वारा दिया गया एक पद था, गौटिया को मालगुजार कहा करते थे, उनके द्वारा बनवाया गया ये मंदिर है और पुरातात्विक महत्व का है। इसके भीतर कुछ शिलालेख भी हैं, लेकिन भोपाल की एक टीम आई भी थी एक बार निरीक्षण करने, पर इस पर आगे शोध नहीं हो पाया और ये मंदिर बस इसी तरह जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा रह गया है, यानी कि टूटा फूटा रह गया है, और ये एक दिक्कत का कारण है। तो भाई देखें, इसमें जितना भी सरकार ध्यान दे और इसे पुरातात्विक महत्व के स्थान को संरक्षित करे तो बेहतर होगा। फिर बात करते हैं एक अगले समाचार की तरफ। बस्तर क्षेत्र से ये समाचार है। बस्तर के भेजरीपाल ग्राम पंचायत, भेजरीपाल ग्राम पंचायत जो कि आता है बकावंड विकास खंड में, कई बार यहां तक पहुंच जाता है। आप और हम आमतौर पर विकास खंड याद कर लेते हैं, बकावंड विकास खंड, उसके भीतर अगर ग्राम पंचायत पहुंच गया तो भेजरीपाल ग्राम पंचायत। और दशापाल गांव, यहां बंजर जमीन थी और उस बंजर जमीन पे 2006 के आसपास मनरेगा के तहत सोचा गया क्यों नहीं वृक्षारोपण कराया जाए, और वृक्ष भी लगाए गए काजू के। गांव को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। काजू एक ऐसा पादप है जो पशु पक्षी भी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं, और इस कारण से वो सरवाइव भी कर गया, पेड़ सरवाइव किया तो काजू का उत्पादन होने लगा, और अब गांव को सालाना 20,000 की कमाई काजू उत्पादन से होती है। एक चीज और इससे समझ में आ गई कि काजू के लिए बस्तर की आबो हवा यानी जलवायु सूटेबल है, जैसे गोवा में। तो अब देखें, अपनी शायद लोकल फेनी यहाँ वाले भी बनाए, बस्तर फेनी नाम से। चलेंगे। अच्छा, फिर बात करते हैं छेड़ी मेढ़ी की। अच्छा, छेड़ी मेढ़ी नाम है किसका? छेड़ी मेढ़ी नाम है चिरमिरी का। मेरे ख्याल से ये फैक्ट आज आपको पता चल रहा होगा, तो अब आपने किताब में, कॉपी में, जहां आप नोट करना चाहें जरूर नोट करके रखें। छेड़ी मेढ़ी चिरमिरी का पुराना नाम है। चिरमिरी को ये नाम जो है वो इसलिए दिया गया था क्योंकि यहाँ संरचना सीढ़ी जैसी और मेड़ जैसी संरचना पाई जाती थी, ऊपर से लेकर नीचे की ओर जाने वाली, इसलिए इसे छेड़ी मेढ़ी कहा जाता था। अंग्रेज इसे काले हीरे की नगरी भी कहते थे, सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड ऐसा कहा करते थे अंग्रेज। और एक चीज और जाननी है कि इसके संस्थापक जो है वो माने जाते हैं दादू लहरी, जिनके द्वारा ये नगर फिर बसाना शुरू किया गया। वैसे इसके पीछे एक कहानी है। छेड़ी मेढ़ी यानी चिरमिरी के आसपास 1920 से 1923 के दौरान एक स्टॉप डैम बनाया गया था, एक रिजर्वायर टाइप बनाया गया था, पानी रोक करके एक जगह स्थापित किया गया था।
और फिर उसके आसपास लोगों ने बसना शुरू किया। 1923 से बस्ती वहां बसना शुरू हो गई और फिर अंग्रेजों ने यहाँ प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से डिगिंग का कार्य शुरू किया, कोयले की माइनिंग का कार्य शुरू किया। सॉरी, ये थोड़ा डिस्टर्बेंस होता रहता है, आप समझ रहे हैं, दिन का समय शूट कर रहे हैं तो लोग अपनी मस्ती में निकल रहे हैं, तो हॉर्न वॉर्न का साउंड जो है वो थोड़ा इग्नोर करिएगा, मेरी आवाज पर ध्यान दें। तो 1923 में ये बस्ती बसी थी, लेकिन 1928 से कोयला का उत्खनन शुरू हो गया। प्राइवेट कंपनीज पहले आती थी और उत्खनन करती थी। एक सबसे पहली प्राइवेट कंपनी जो यहाँ सक्रिय हुई उसको एनसीडीसी प्राइवेट लिमिटेड कहा जाता था। वहां के लोग इसे डागा कंपनी कहते थे। हाँ, डागा कंपनी है और फिल्मी नाम है, लेकिन हाँ, एनसीडीसी प्राइवेट लिमिटेड ये वो काम करती थी, माइनिंग का काम। दो बड़े एरिया हुआ करते थे, डोमन हिल और कोरिया कॉलरी का हिस्सा। बाद में चिरमिरी कॉलरी शुरू हुई और इसके बाद तो उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ने लगा। 1970 से 80 के बीच आने के दौरान जब देश आजाद हो गया था, फिर इसका जो प्राइवेटाइजेशन था वो बंद करके इसे क्या किया गया, नेशनलाइजेशन के भीतर लाया गया, राष्ट्रीयकरण के भीतर लाया गया। और तब से लेकर के SECL जो है इस जगह की माइनिंग आदि का काम देख रही है। उम्मीद है आपको ये सब पसंद आया होगा, नया जानकारी आपको मिला, और अगर मिल रहा है तो आपको पता है कि करना क्या होता है। बार बार मैं बोलूंगा नहीं, ये आपसे कह चुका हूं। तो भाई मुलाकात करेंगे अगले न्यूज वीडियो में। हाँ, मैं टेस्ट लेने वाला हूं 16 तारीख को, प्रिपेयर करते रहें। 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक जितने भी न्यूज होंगे सबसे सार मिलाकर के आपसे प्रश्न पत्र लिया जाएगा ऑनलाइन। जो लोग जुड़ना चाहते हैं उनको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर देखना है और मुझे क्या करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है। अगर पहले से ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो करने की जरूरत नहीं है। मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में।